नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। बड़ी कृपा कि आपने दोबारा संवाद का अवसर दिया। आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर ये बताइए कि जो बेंगलुरु में कैफे में धमाका हुआ था, इतने दिन बाद उसके दो आतंकवादी जो हैं, जिसमें एक मास्टरमाइंड है, वो मिले कहाँ जाकर? पश्चिम बंगाल में। क्या कनेक्शन है उनका वहां से? अंजू जी मैं आपको जरा विस्तार से इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये हजरत जो है रहने वाले तो वहीं कर्नाटक के हैं, शिमोगा जग के। नाम है इनका मुसाबिर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा। शिमोगा के रहने वाले हैं। और इसके पहले जो मैंगलुरु ब्लास्ट प्रेशर कुकर का हुआ था उसमें भी ये वांछित थे। मैं कर्नाटक पुलिस से और शासन से पूछना चाहूंगा कि अगर ये तब वांछित थे और इन्होंने दोबारा रामेश्वरम कैफे में इन्होंने ये इस तरीके के ब्लास्ट का दुस्साहस किया, तो आपकी सर्वेलेंस और आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये तो पुराने मुजरिम है। और पुराने मुजरिम के ऊपर एक सिस्टम होता है पुलिस का कि निगरानी, सर्वेलेंस और थाने में हाजिरी। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने भी जब से आप आए हैं, आपने अत्यंत उदार दृष्टिकोण अपनाया है ऐसे चरमपंथियों के प्रति, जैसा कि पश्चिम बंगाल कर रहा है। आप देख रहे हैं, लोग एक जो है पैदा करता है और दूसरा पालन पोषण करता है। इन्होंने यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया रामेश्वरम कैफे में। वहां पर सरकार ने पीठ कर ली, जानते हुए कि मैंगलुरु प्रेशर कुकर ब्लास्ट में आप वांछित थे। लेकिन निगरानी तो छोड़ दीजिए, न कोई इंटेलिजेंस दी। एनआईए की अथक रिसर्च, उनकी अनुसंधान, हालांकि कई चैनलों को मैंने बहुत भर्त्सना की कि ये आपको बताने की, ये खुलासा करने की जरूरत नहीं थी कि कैसे किस प्रकार एनआईए इनकी गर्दन तक पहुंचा। वो वैसे ही होता है जैसे इम्तिहान का पर्चा आउट कर देना। बस आपको एक लाइन कहना था कि एनआईए ने बहुत व्यवसायिक दक्षता, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दिखाई और इनकी गर्दन तक पहुंच गया। और इसमें कम से कम एनआईए ने इस बार पहली बार मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस को इन्होंने बधाई दी कि उनका भी सहयोग मिला, कर्नाटक पुलिस का भी सहयोग मिला और तेलंगाना पुलिस का भी सहयोग मिला। अच्छी बात है, पुलिस है ही सहयोग देने के लिए। और अगर राष्ट्र हित में अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? राजनीतिक मित्रों ने तो जो बेड़ा गर्क का सत्यानाश करना था वो तो कर ही दिया। कम से कम जो वर्दीधारी है वो इनके मोहपाट से निकले और देश हित में जो उनका कर्तव्य है उसको पूरा करें, जिसके लिए कम से कम इस बार पश्चिम बंगाल पुलिस को साधुवाद, पश्चिम बंगाल पुलिस को, वहां के नेताओं को नहीं। वो तो कहते हैं कि ये राष्ट्रीय जो दल है वो एंटी बंगाल है। बंगाल में जानना चाहूंगा कि किसी की बपौती है क्या? टीएमसी की बपौती है क्या? बंगाल के टीएमसी का एकाधिकार है? आजकल जिसको देखिए, आम आदमी पार्टी वो पकड़ ले दिल्ली को, एकाधिकार है उनका। टीएमसी बंगाल पे उनका एकाधिकार है। जिस तरीके से पूरा भारत बंगाल का है, पूरा बंगाल भारत का है, जैसे सारी दिल्ली की राजधानी हृदय प्रदेश है और राजधानी है, उसी तरीके से पूरे भारत और दिल्ली का वही संबंध है जो हृदय और एक शरीर का होता है। अब हम आते हैं इसी के ऊपर। ये शातिर अपराधी, अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें जो चौंकाने वाले तथ्य आए हैं, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल, लोकल सपोर्ट सिस्टम ने जो इनको साज सामान और जो इसके इंग्रेडिएंट्स थे विस्फोटक के और निशानेदही की, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि स्लीपर सेल का होना। स्लीपर सेल को एक्टिवेट किसने किया? आईएसआई ने। आईएसआई ने किसके जरिए काम किया? आईएसआईएस खुरासन। आईएसआईएस खुरासन याद करें, हम लोग पहले भी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जो भारत में आईएसआईएस और गजवाए हिंद करना चाहता है, तो गजवाए हिंद के मॉडल से आईएसआई ने आईएसआईएस खुरासन के जरिए इनको एक्टिवेट किया। ये तो पुराने शातिर बदमाश हैं, इनका कोई नया कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार इनके दूध के दांत निकले हैं। ये तो जहर के बुझे हुए हैं। अब जितनी बात प्रकाश में आई, स्लीपर सेल, मदद करने वाले फाइनेंशियल्स, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल और खुरासन मॉडल आईएसआईएस का, उसने इनको बताया और टारगेटिंग कराई। यहां तक बात अगर आ जाती है, अब आते हैं कि इन्होंने ब्लास्ट किया। ब्लास्ट करना इनका ये फेल हो गए, लगता घबरा गए थे, ठीक से ब्लास्ट भी नहीं कर सके। ब्लास्ट करने के बाद ये भूमिगत हुए। तो जिस तरीके से पुराने सजा याफ्ता अपराधियों को कर्नाटक में शिमोगा के रहने वाले, कोई निगरानी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई
और उनको ये बॉम्ब ब्लास्ट करने का सुअवसर प्रदान किया गया वहां के प्रशासन की नालायकी से। तो उन्होंने कहा कि अब यहां तो बम विस्फोट हो नहीं पाया, तो दूसरा मौसियाना कहाँ है? तो मौसियाना या वहां पर ननिहाल, तो वो पहुंच गए पश्चिम बंगाल। एक तो ये है अपना घर और एक है ननिहाल, सबसे ज्यादा सेफ। मुझे किसी चैनल पे लोगों ने पूछा कोई खास कारण है ये पश्चिम बंगाल आए? क्या भाई सोच समझ करके, ये कोई मूर्ख थोड़ी है, इनको मालूम है कहाँ तंदुरुस्ती हजार नियामत, कहाँ इनकी हड्डी पसली सलामत होगी, तो पश्चिम बंगाल चले गए। क्योंकि ये जानते थे कि अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो ये कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे और 72 हूरों के दर्शन बड़े जल्दी हो जाएंगे इनको, इनको मालूम था। इसीलिए यूपी न आकर के, हालांकि यूपी आसानी से आ सकते थे, यूपी नहीं आए, ये गए कहां? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये प्रश्न उठता है कि आखिर कारण क्या है कि जो भी चरमपंथी होता है, जो भी एक बिरादरी का आदमी होता है, आप शाहजहां शेख हालांकि वो चरमपंथी गतिविधियों में नहीं था, लेकिन जो राजनीतिक गुंडागर्दी, बलात्कार, लोगों के ऊपर अत्याचार और पुलिस की मिली भगत जिसके बारे में हाईकोर्ट तक ने हस्तक्षेप किया और ये कहा कि ये सामने क्यों नहीं आ रहे, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, और शासन और पश्चिम बंगाल पुलिस कितना बेकरारी के साथ और नमक हलाली दिखाते हुए किस तरीके से शाहजहां शेख को बचा रही थी, ये संकेत नंबर एक नहीं, ये चीख चीख के कह रहा था कि आपका इस बिरादरी के प्रति अत्यंत उदार दृष्टिकोण है, आप इनके साथ खून भी माफ कर रहे हैं, आपने कार्रवाई नहीं की। अब इसके बाद आ जाते हैं कि एक और हजरत हैं, वो टीएमसी के कैंडिडेट हैं। आज सभी चैनलों पे उनका बयान जा रहा है कि 24 तारीख के बाद सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, फिर हमारी ही फोर्स रहेगी, होशियार हो जाओ। तो मैं जानना चाहूंगा कि टीएमसी की सरकार ने अब तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ अपराध पंजीकृत करा करके इनको डिबार क्यों नहीं किया इलेक्शन प्रोसेस से? इस तरीके के अपराधियों का कोई अधिकार नहीं है और इनके कोई अधिकार भी नहीं है, ना औचित्य है इनका निर्वाचन में खड़े होने का। डरा के, धमका के, कनपटी पे पिस्तौल लगा करके अगर इलेक्शन जीतना है तो ये इलेक्शन और ये लोकतंत्र ऐसे गुंडे और डकैतों के लिए नहीं बना है। आप टीएमसी से तो उम्मीद करें ना कि वो कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शाहजहां शेख उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो इनके ऊपर कैसे कार्रवाई हो जाएगी? एक तो टीएमसी के और उस पर से उसी बिरादरी करायला, उस पर से नीम चढ़ा, कैसे कार्रवाई हो जाएगी इनको? तो बल्कि मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से कहीं कि हुजूर आपको बोलने में बहुत जहमत हुई है, तो आपके गले सेकने के लिए हम आपको 51 लाख रुपए की इमदाद दे रहे हैं कि रोज गरारा कीजिए नमक के पानी से और शहद के पानी से, आप जरा सेवन कीजिए, आपका गला ठीक हो जाए, काफी भौंकना पड़ा है आपको। तो किससे क्या उम्मीद करनी चाहिए? आप उम्मीद करें कि वहां की सरकार इनको दो शब्द कह दे या कोई एक्शन ले ले, सवाल ही नहीं उठता है। इलेक्शन कमीशन मैं चाहूंगा कि अपराध पंजीकृत करके इनको करे डिबार। इसके पहले भी 4 केसेस ऐसे, बात बहुत लंबी खिंच जाएगी, बर्दवान के केस ले लीजिए, चरमपंथियों को वहां ला करके बुलाना, बसाना, उनको आधार कार्ड देना, उनको आइडेंटिटी पेपर्स देना, वोटर्स आईडी देना, वहां पर तो ये इंडस्ट्री की तरीके से चल रहा है। अभी ये बताया गया था कि ये जिस तरीके से छुपे जहां जाकर के ये रुके, ये फर्जी आधार कार्ड और आईडी पेपर्स के जरिए गए। जाहिर है कि ये सब हरकतें संभव है, लेकिन जरा सी भी चाक चौबंद और चौकसी की जाए, और ये जानते हुए कि शिमोगा के रहने वाले हैं, उनके आधार कार्ड आए हैं, जरा सा एक दो और आप प्याज की परत अगर आप उतारें तो आपकी कलई खुलने में 2 सेकंड लगता है। बाहर के लोग अगर आए और आधार कार्ड अगर दें तो जरा सा वेरिफिकेशन के जरिए उनके माता पिता का, मैं आपको चैनल के जरिए मैं परामर्श भी देना चाहूंगा कि ओयो रूम्स वालों को, होटल वालों को, कि जरा सा भी कोई संदिग्ध होता है, आप सिर्फ इतना कर ले कि उनकी फोटो खींची कहिए उनको थाने को भेजना पड़ता है। अगर नकली होगा वैसे ही भाग जाएगा, बिल्कुल। या उससे कहिए कि अपने माता पिता का या अपनी पत्नी का नंबर बताइए, हम जरा बात करेंगे कि आप ही हैं कोई और है। उससे एक एडिशनल आइडेंटिटी प्रूफ मिल जाता है, और एक दो बार बात करेंगे, अगर नकली होगा तो वैसे ही भाग जाएगा, नकली नहीं होगा तो आपको कम से कम तस्दीक हो जाएगा कि एक नंबर जो चल रहा है वो जी, आपको और मिल गया, कि अगर इनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई तो ये पकड़े जाएंगे। जी। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये आपत्तिजनक है कि एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड से और आईडी के बल पे ये दोनों शातिर अपराधी वहां जाकर के रुके, और एक दो जो नहीं बताया जाता है कि 12 दिन वहां रुके रहे, भूमिगत रहे। तो ये सब चीजें दिखाई पड़ती है कि शासन प्रशासन ने अपने
स्तर पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको नहीं किया, जिसकी वजह से इनको लंबी एक लीज मिल गई वहां पर रहने की। फिर ये बात सर आती पश्चिम बंगाल ही क्यों? पश्चिम बंगाल क्यों? क्योंकि तो मौसियाना है। कर्नाटक जो है कार्य क्षेत्र था, कर्मभूमि थी, तो कर्मभूमि पर अपना जो काम करना था कर करके अपने मौसियाने चले आए, ननिहाल चले आए, यहाँ थोड़ा स्वास्थ्य लाभ करेंगे। यूपी आते तो यहाँ होता अंग भंग, तो उन्होंने कहा यहाँ रिस्क लेना अच्छा है कि पश्चिम बंगाल आ जाए। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा ना इनके पास फेक आई कार्ड थे, आधार कार्ड फेक था, ये कर्नाटक से वहां पहुंचे। कर्नाटक में अगर स्लीपर सेल्स ने इनकी मदद की तो बंगाल में भी स्लीपर सेल्स, वहां के लोकल्स ने इनकी मदद की, तभी इनके पास फेक आई कार्ड्स आए। और अब अगर अपनी पीठ थपथपा रही है ममता बनर्जी की पुलिस, तो मैं तो ये कहूंगी कि अब जब पकड़े गए हैं तब थपथपा रही, जब एनआईए ने पकड़े हैं। उससे पहले तो पकड़कर एनआईए के हवाले नहीं किए ना बंगाल पुलिस ने। तो यानी कि शायद उनको वहां मिल रही थी, वो सही सलामत 12-15 दिन वहां रह रहे थे और कोस्टल एरिया में रह रहे थे। सर पता नहीं उनका बांग्लादेश भागने का प्लान था। आपने बिल्कुल सही कहा है। और आपका जो शक है, आपका जो जो जिज्ञासा है, वो बिल्कुल ही औचित्यपूर्ण है। पूछिए क्यों? इनके जो फर्जी आई कार्ड थे, आज तक पश्चिम बंगाल ने कभी भी प्रोएक्टिव होकर के कोई काम किया है? फेल हो जाए कहते ये साहब जो है बंगाल विरोधी हैं, ये साहब पश्चिम बंगाल विरोधी हैं, इनको बंगाल की संस्कृति नहीं मालूम, ये सब बीजेपी वाले हैं। एक पिटा पिटाया एक इनका डायलॉग है। अगर कहीं कोई सहयोग आ जाता है तो उनका ठीक है साहब हमने तो कहा, लेकिन सांप निकल जाने के बाद लकीर पर लाठी पीटना ये इनके मिजाज में आया। आप याद करें पिछले 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल में कोई भी इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि इन्होंने पहल करते हुए आक्रामक हो करके स्वविवेक से पहले ही बिल्कुल टूट पड़े हो आतताइयों के ऊपर, अपराधियों पर। वो सुखद अनुभव अभी तक तो नहीं मिला 5-7 साल से। और ये उम्मीद की जाती है कि अब कम से कम चेत जाएं, क्योंकि बात नाक तक, पानी जो है नाक से ऊपर आ चुका है। और अगर अभी नहीं चेतेंगे तो बाढ़ का पानी अभी तक तो औरों तक था, अब ये आपको भी डुबोने की कगार पे है। जिस तरीके के भड़काऊ बयान, शाहजहां शेख की हरकतें, और ये जो नेता जो कह रहा है कि 24 के बाद हम रहेंगे और तुम रहोगे, ये नेता आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बेहतर यह है कि इस तरह के सांपों के दांत अभी तोड़ दिए जाएं और इनको निष्क्रिय कर दिए जाएं। ये दरअसल एक बहुत बड़ी नूरा कुश्ती है। ये एक ही गैंग के सदस्य हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। कौन किसको पकड़वाएगा? ये सब एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम में है। एक भड़काता है और एक कवर फायर देता है। एक गाली गलौज करता है, अपराध करता है, दूसरा कवर फायर देता है। तो आपके सामने ही रिजल्ट सामने है। ये इनसे उम्मीद भी मत कीजिए कि ये कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसा कि और भी इस तरीके की लुंज-पुंज सरकारें हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके की लुंज-पुंज सरकार जो है, उनकी उल्टी गिनती भी जल्दी शुरू हो जाएगी। सर ये कोस्टल एरिया में रह रहे थे, मैंने आपसे ये जानना चाहता कि क्या ये इनका बांग्लादेश भागने का प्लान था? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो भागने के चक्कर में ही आए थे। इनके 2 ही एरिया होते हैं, वाया नेपाल बांग्लादेश या सीधे बांग्लादेश। यहाँ पर आए, बांग्लादेश में गए, बांग्लादेश में आईएसआई का भी और आईएसआईएस का भी नेटवर्क अच्छा खासा मौजूद है। और यहाँ से सपोर्ट सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी से इनकी फंडिंग और भागने के रास्ते, और जो स्लीपर सेल्स हैं, वो इनके सपोर्ट सिस्टम में आकर के इनको बॉर्डर पार करा देती है। ये तो भला हो कि टाइमली एनआईए ने, और एक बार कम से कम पश्चिम बंगाल ने कोई उत्कृष्ट कार्य किया कि एनआईए की मदद की और इनको पकड़वा दिया। पकड़वा करके अब इनका खुलासा होगा। अब बेंगलुरु जा करके ये एनआईए कोर्ट के सामने पेश होंगे। ट्रांजिट रिमांड मिल ही गया है। वहां पे जब जाकर के और गहराई से पूछताछ होगी, लाइट डिटेक्टर टेस्ट के सब्जेक्ट होंगे, जब और इनके संगी साथी, इनको मटेरियल कहाँ से आया, इनको गाइड किसने किया, मार्गदर्शन किसने किया, रेकी किसने करवाया, तो आपके सामने परत दर परत जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, उसमें जो लोग सम्मिलित थे, उसमें जो लोग शामिल थे, उनका खुलासा होगा। और फिर आप देखिए कि जिस तरीके से लोग बेनकाब होंगे, हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। वहां पर इस तरीके के जो तत्व हैं वो और ज्यादा बेनकाब होंगे। आपको याद होगा कि अभी कर्नाटक असेंबली में जब स्वेरिंग इन हो रही थी, तो किस बेशर्मी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगे थे। बिल्कुल लगे थे। तो आप सोचिए सर कि किस तरह की मानसिकता के साथ चलते हैं। लेकिन मेरे को एक हैरानी ये भी है कि एनआईए
धन्यवाद तो अदा कर रही है बंगाल पुलिस का, लेकिन आप देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले एनआईए की टीम के साथ क्या हुआ। पिछले साल रामनवमी के मौके पर जो पत्थरबाजी की गई थी प्रोसेशन पर, उसके लिए तो एनआईए की टीम गई थी वहां पर कार्रवाई करने के लिए, और वहां पर फिर बंगाल में उन पर पथराव हो गया। जैसे सीबीआई को पहले आप याद कीजिए कि कुछ साल पहले सीबीआई के अधिकारियों को बंद करके रख लिया था, अभी ईडी के अधिकारियों पर संदेश खाली में ही किस तरह से जानलेवा हमला हुआ। तो ये तो वो बंगाल है जहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियां हमेशा डर में ही काम करती हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को सहयोग मिला बंगाल पुलिस का। मुझे बड़ी हैरानी है इस बात की। अरे अभी तो आप देखिए, संदेश खाली का आपने जिक्र किया, वहां पर क्या दुर्गत हुई थी हमारे सेंट्रल ऑफिसर्स ईडी की। वाले। ये, हम्म। जी हाँ, ईडी वालों की। इसके अलावा एनआईए की क्या दुर्गत हुई थी अभी जब रेड में गए थे। बल्कि एनआईए के ऊपर तो उन अफसरान के ऊपर एक मुकदमा और लिख दिया गया असॉल्ट का। एनआईए हम्म। वालों ने तो बिल्कुल इसकी सूचना भी दी थी कि हम आ रहे हैं, और वो कहते आधी रात को आप कैसे आ गए। हालांकि आधी रात को भी जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुबह 4:30 बजे कब से आधी रात हो गई। वो तो ब्रह्म मुहूर्त भोर होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त भोर। लेकिन हाँ ठीक है, नाना प्रकार के लोग हैं, अगर आप उल्लू से पूछेगा तो वो यही कहेगा हाँ 4:30 बजे जो है आधी रात होती है। तो अपनी अपनी परिभाषा होती है आधी रात की और ब्रह्म मुहूर्त की। अब उन्होंने 4:30 बजे का आधी रात को कैसे आ गए। और ये मान के देखिए कि महिलाएं लाठी डंडा लेके तैयार खड़ी थी कि लोग आए फिर हम उनका सर फोड़े। ये तो उन्होंने दरअसल देखा कि हमारी पैरामिलिट्री की महिला पुलिस वगैरह मौजूद थी, वीडियो बॉडी कैमरास लेके पहन करके गए थे। तो उनके जो हैंडलर्स थे उन्होंने बता दिया कि ज्यादा 3-5 मत करना, क्योंकि पूरी तैयारी से आए हैं। लेकिन इनका दुस्साहस से गाड़ी के ऊपर पथराव किया, अफसरान के साथ दुर्व्यवहार किया। और ये तो मान के चलिए, अगर महिला पुलिस पूरी तरीके से तैयार होकर नहीं जाती तो अंजू जी इनके ऊपर भी वैसे ही असॉल्ट होता, जैसे कि पहले सीबीआई के ऊपर हुआ था और पहले जैसे ईडी के ऊपर हुआ था। सर, पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। बांग्लादेश से किस तरह से घुसपैठ होती है हम सबको पता है। और मैं तो ये कहती हूँ, ये जो संदेश खाली वाला शाहजहां शेख है, मुझे तो ये भी घुसपैठिया ही लगता है कि बांग्लादेश से आया है और फेक डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ आकर बस गया है। पर सर, इतने सारे रोहिंग्यास वहां आकर बसाए गए हैं, इसके बावजूद आपको लगता है कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस पर, या जैसे कई बार पीछे मांग उठती कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, केंद्र को वहां दखल देना चाहिए, और बेलगाम होकर वहां पर सब कुछ चल रहा है। आप तो उस टीएमसी के उम्मीदवार की बात कर रहे हैं कि उसको कहना चाहिए कि गले को थोड़ा आराम दे, लेकिन ममता बनर्जी की भाषा देखिए कि रामनवमी के दिन अगर कोई आएगा, हंगामा करेगा, तो आपने कूल कूल रहना है, कुछ नहीं करना है। ये तो धमकी ही है ना कि रामनवमी के दिन ऐसा हुआ तो तुम ये करना। ये ममता बनर्जी बोलती है सर। बाकियों को तो छोड़ दीजिए, वो यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत तो बिल्कुल सटीक बैठती है तृणमूल पर। ममता जी अंजू जी, ममता जी ने अपने डायलॉग और अपनी डायलॉग डिलीवरी को और अपनी भाव भंगिमा वेशभूषा को बहुत होशियारी के साथ माइंड अप्लाई करके तैयार किया है। आप उनकी भाव भंगिमा देखें, तो आप उनकी वेशभूषा देखें, आप ममता दीदी की बोली देखें। उन्होंने सारा प्लॉट और ताना बाना बुना है रामनवमी के ऊपर। अरे मोहतरमा, जरा कभी उनके त्योहार के ऊपर भी दो शब्द कह दीजिए, आपकी बोटी कांप जाएगी, हलक सूख जाएगा, आपके मुंह से बोली नहीं निकलेगी आपकी। ये सारी बहादुरी और सारा जो चैलेंज की भाषा है, सारा तूतू मैमे जो है, ये सिर्फ सनातन धर्म के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा उदार दृष्टिकोण है, सब कुछ सुनने के बाद भी आपको ममता दीदी कहा जाता है। लेकिन इतना ही अगर आप में साहस हो, दूसरे धर्म वालों की जो नुक्ताचीनी होनी चाहिए इस बात की, कट्टरपंथी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, या इसके अलावा उनके द्वारा ये कह देना कि ये तो उनके तो मेयर कलकत्ता का कहता है कि ये बिल्कुल मिनी पाकिस्तान है। आपने तो दो शब्द आलोचना के नहीं किया। भारत में पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान में भारत हो सकता है। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा अगर किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा या कहा कि मिनी पाकिस्तान है, मटिया मेट हो जाएगा कहने वाला और जो पाकिस्तान का बाशिंदा होने का दावा करता है। किसी गलत फहमी में कोई न रहे। और ममता दीदी की भाव भंगिमा वेशभूषा तो देख लें। ये नहीं जानती है कि जिनके लिए ये स्वांग और ड्रामा नौटंकी कर रही हैं, वो भी इनके ऊपर उपहास करते हैं, कहते कितना नाटक, कितना भी नाटक कर लो, वो पसीजेंगे नहीं और न तुम्हारे लिए कोई इज्जत होगी उनके दिल में। जरा सा भी इंटेलिजेंस हो, जरा पूछ के बता दो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। कैसा मूर्ख बनाया तुम्हें, कैसा मूर्ख बनाया, ये अवधारणा है उनके बारे में। लेकिन वोट की भूख और वोट की प्यास आपसे जो नाटक न करा दे, और वो नाटक आप कर रहे हैं।
सर पश्चिम बंगाल में तो अगर हाई कोर्ट ऑर्डर ना करे, हाई कोर्ट का डंडा ना चले तो कोई काम बनता ही नहीं है। याद कीजिए 2022 से पहले जो विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा हुई थी, विधानसभा चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तब तो उसकी जांच पड़ताल सीबीआई को दी गई। और अभी भी संदेश खाली वाला मामला सीबीआई को सौंपा गया है, तो ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी तरह से वो लोकसभा चुनाव से पहले बैकफुट पर चली गई हैं और शायद इसीलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही हैं। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना। आपने जो पंचायत चुनाव के बारे में कहा था, जितनी हिंसा तब हुई थी और जिस तरीके से जनता और लोकतंत्र का गला घोटा गया था, वो एक बहुत बड़ा काला और बदनुमा धब्बा है हमारे लोकतंत्र में। वहां पर मारे दहशत के कैंडिडेट नहीं खड़े हुए, अपना नामांकन नहीं भरा। तो इसकी एक ही मिसाल है, एक तो यहाँ पश्चिम बंगाल में, और एक मैंने सुना था कहीं कश्मीर में भी ऐसा कोई निर्वाचन हुआ था कि मारे दहशत के कि लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए, क्योंकि मारे दहशत के किसी ने पर्चा ही नहीं भरा था। तो इसी तरह से पश्चिम बंगाल में इतनी दहशत थी कि पर्चा भरा और मारे गए। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था कि मुख्तार अंसारी ने जीवन काल में, जब शुरू में इलेक्शन लड़ते थे, एक अनुसूचित जात का व्यक्ति खड़ा हो रहा था तो उसकी हत्या कर दी कि वो पर्चा न भरने पाए। तो ये भय और आतंक समझ सकते, लेकिन यूपी में मुख्तार अंसारी का तो अध्याय समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे चरमपंथी सोच के जो लोग हैं, उनका भी अध्याय अब जल्दी समाप्त होने वाला है। कश्मीर में तो समाप्त हो ही गया, पश्चिम बंगाल में भी समाप्त होगा। बेफिक्र रहें कि ये जो पंचायत चुनाव में हुआ था, लेकिन जो आपका प्रश्न था मूल, बिना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। भला हो हमारी न्यायपालिका का, मैं उनको सलूट करता हूं, सलाम करता हूं कि उन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया, हस्तक्षेप किया और लोकतंत्र की रक्षा की। सर ये सब कुछ, जैसे आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, आप देखिए उसके चौखट पर जाकर नाक रगड़ रहे हैं कितने सारे राजनेता, ओवैसी उनमें शामिल हैं। तो क्या आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते एक पर्टिकुलर समुदाय के तुष्टिकरण में लगी हुई है विपक्षी पार्टियां, इसलिए सब कुछ हमको देखने मिल रहा है, चाहे वो हैदराबाद हो, उत्तर प्रदेश में हो या फिर बंगाल हो? आप ये देख लें जिस तरीके से शहीद शहीद मसीहा मुख्तार अंसारी के कब्र पे जो बड़े बड़े तौलिया लेकर के ओवैसी और उत्तर प्रदेश के कई नेता गए, और जाकर के वहां पर जो विलाप किया रुदाली गैंग ने, ओहो हो, अच्छे अच्छे की आंख में आंसू आ जाएगा, गला भर जाएगा वो हृदय विदारक दृश्य देख करके। ये वो खोटे सिक्के हैं, ये वो बेपेंदी के लोटे हैं, ये वो बेहया बेशर्म औलादे हैं जो रामलला के हाथ जाने में तो संकोच होता है। अपने काडर्स कहते हैं रामलला के चौखट पे कोई नहीं जाएगा, लेकिन उस अपराधी माफिया IS 92 के यहां जाके फाटक पर जाके नाक रगड़ने में, क्योंकि कुछ वोटों का लाभ मिल जाएगा। आप क्या समझती हैं इनका दीन ईमान किसी का बचा हुआ है? क्योंकि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर ये माफिया के जा करके नाक रगड़ सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनसे कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका दीन नहीं है, ईमान नहीं है। ये स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को भी बेच सकते हैं। इसलिए अंजू जी, बेहतर ये है कि इनको राइट ऑफ कर दें। ये राजनीति का सबसे नग्न स्वरूप जो है वो यही है जो आपने कहा कि एक माफिया, एक चरमपंथी अपराधी को जाके मसीहा कहना, उसको राष्ट्रीय अलंकरण के लिए उसकी स्तुति करना, और उनके बारे में एक शब्द नहीं कहना जिनके परिवारों की इनकी हत्या की, जिनके मुखियाओं की इन्होंने हत्या की, जिनके घर के चिरागों को इन्होंने बुझाया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ होगा केवल कि इनकी बिरादरी के एक अपराधी को वहां जाकर के साष्टांग दंडवत करना, आरती का थाल लेके जाना, क्योंकि शायद कुछ वोट मिल जाए। बिल्कुल सर, ये वोट बैंक की ही राजनीति है, लेकिन चलिए लोकसभा चुनाव सिर पर है, लोग भी देख रहे हैं। और भले ही मेन स्ट्रीम चैनल ये सब ना दिखाएं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोग देख ही रहे हैं कि हकीकत क्या है इन सब लोगों की, और इन नेताओं की भी क्या हकीकत है। और अभी ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं बेंगलुरु आतंकवादी हमले वाले, ये भी बहुत से लोगों को लेकर खुलासा करेंगे। 10 दिन का रिमांड NIA को मिल गया है उन दोनों का, तो उनको बंगाल में भी किस किस नेता ने सपोर्ट किया है, किसकी मदद से वहां पहुंचे, उस सबका भी भंडाफोड़ होगा। लेकिन सर आपने समय निकाला इस विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। नमस्कार अंजू जी, जय श्री राम। जनता ही जनार्दन है और उसी का प्रसाद और आशीर्वाद लोकतंत्र को चाहिए। जय हिंद। जय हिंद।